Hey guys, welcome to the fourth lecture of the chapter Body Fluids and Circulation. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को हम दो पार्ट में समझने वाले हैं आरबीसी। ठीक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो पहले चलो पार्ट वन देखते हैं। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए तो बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की। शॉर्ट में हम इन्हें आरबीसी बुलाते हैं। इसका और भी नाम है, देखो रेड ब्लड सेल को आप एरिथ्रोसाइट्स भी कह सकते हो, या फिर आप इसे आरबीसी को रेड ब्लड सेल के साथ साथ रेड ब्लड कॉर्पसेल्स भी बुला सकते हो। ठीक है, ये मोस्ट अबंडेंट होता है ऑफ ऑल सेल्स इन ब्लड। जितने भी सेल्स होते हैं ब्लड में, उन सब में सबसे ज्यादा जो सेल होता है वो होता है रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, देखो फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें क्या क्या आता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। उन सब फॉर्म्ड एलिमेंट्स में से सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, सबसे ज्यादा अमाउंट में। ओके, मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सेल्स इन ब्लड। मैच्योर मेमेलियन आरबीसी की बात करें तो ये डिस्क लाइक होते हैं। शेप कैसा होता है, डिस्क की तरह होता है, देखो कुछ ऐसा होता है, डिस्क लाइक। ठीक है, सर्कुलर होता है, बाई कनकेव होता है, एंड ई न्यूक्लिएटेड, यानी कि न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं एक मैच्योर मैमल के आरबीसी में। ओके, डिस्क शेप बाई कनकेव, देखो इससे आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो टॉप व्यू ऊपर से देखोगे तो ऐसा सर्कुलर नजर आएगा। ठीक है, साइड व्यू देखोगे तो ऐसे डिस्क शेपेड होते हैं, और ऊपर से देखो कॉनकेव है, नीचे से भी ऐसे कॉनकेव है। तो हम कहते हैं बाई कॉनकेव। क्या कहते हैं हम, बाई कॉनकेव। ठीक है, बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, बाई कनकेव क्यों होते हैं? ताकि इससे क्या हो, जो आरबीसी का सरफेस एरिया है वो बढ़ जाए। बाई कनकेव शेप ऑफ आरबीसी इंक्रीजेस सरफेस एरिया। देखिए आरबीसी का काम क्या है, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, तो देखो जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है ना, देखो इस तरीके से डिस्क शेपेड है, ऐसे बाइकनकेव हो गए, चपटे हो गए, बाइकनकेव हो गए, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो देखो जब ये आरबीसी हमारे लंग्स की तरफ जाता है, पल्मोनरी कैपिलरीज में फ्लो होते हुए जब लंग्स की तरफ से गुजर रहा होता है पल्मोनरी कैपिलरीज से, तो जो लंग्स में ऑक्सीजन होती है वो आके आरबीसी पे बाइंड कर जाती है। ठीक है, तो क्योंकि देखो आरबीसी का सरफेस एरिया ज्यादा है, तो जो बाइंडिंग होगी ऑक्सीजन की बहुत जल्दी जल्दी होगी, मिली सेकेंड्स में होगी, फटाक से होगी, इफिशियंटली होगी। ठीक है, और फिर ये ऑक्सीजन, आरबीसी ऑक्सीजन लेके जाएगा हमारे बॉडी सेल्स तक, जहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। फिर सेल्स उस ऑक्सीजन को यूज करेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी, मेटाबॉलिक वेस्ट सीओ2 बनेगा। फिर यही आरबीसी सीओ2 को लेकर फिर लंग्स तक जाएगा, और वहां पे छोड़ देगा सीओ टू को, और सीओ टू को फिर हम लंग्स से बाहर एक्सेल कर देंगे। तो सरफेस एरिया क्यों बढ़ा, ताकि ऑक्सीजन की बाइंडिंग या सीओ टू की बाइंडिंग जो हो वो अच्छे से हो, फटाक से हो, इफिशियंटली हो। तो आरबीसी का सरफेस एरिया जितना ज्यादा रहेगा उतनी जल्दी जो ऑक्सीजन है या सीओ टू है उस पर जाके बाइंड करेगा, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस अच्छे से होगा। ठीक है, आरबीसी काउंट की बात करें कि कितना अमाउंट प्रेजेंट होता है, कितना नंबर प्रेजेंट होता है, तो मेल में अगर बात करें तो 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। ठीक है, पर क्यूबिक एमएम इतना मेल में आपको आरबीसी काउंट देखने को मिलेगा। फीमेल में कम होता है थोड़ा सा, 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। सबसे ज्यादा होता है न्यू बॉर्न बेबी में, नए नए बच्चे में देखोगे जिसका जन्म हुआ है उसमें 6.8 मिलियन पर क्यूबिक एमएम आपको आरबीसी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए कुछ और बातें वो भी जान लेते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए आगे बात करते हैं। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड प्रेजेंस ऑफ बाइकनकेव शेप, मोर हेमोग्लोबिन कैन बी फिल्ड इन मेच्योर आरबीसी। एक मेच्योर आरबीसी है, ठीक है, एक मेच्योर आरबीसी है, और आपको पता है इसका शेप कैसा होता है, डिस्क लाइक, सर्कुलर। ओके, बाइकनकेव होता है, दोनों तरफ से इसे चपटा हुआ होता है, बाइकनकेव, तो सरफेस एरिया ज्यादा होता है। ऑलराइट, इस आरबीसी के अंदर एक मॉलिक्यूल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं हेमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, हेमोग्लोबिन। और इधर बना देता हूँ हेमोग्लोबिन। इसी हेमोग्लोबिन पे आके ऑक्सीजन बाइंड करता है। लंग्स में जो ऑक्सीजन है जब पल्मोनरी कैपिलरीज से होकर आरबीसी जा रही होती है, तो इस आरबीसी के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है हेमोग्लोबिन, इसी पे ये जो ऑक्सीजन है बाइंड करता है। हेमोग्लोबिन किसके अंदर है, आरबीसी के अंदर। अब देखो, जो कि इस आरबीसी में न्यूक्लियस होता, तो ये न्यूक्लियस कुछ स्पेस लेकर रखता आरबीसी का, लेकिन एक मेच्योर मेमेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो आरबीसी के अंदर ज्यादा स्पेस है, तो जितना ज्यादा स्पेस उतना ज्यादा हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, और जितना ज्यादा हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल उतना ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड करेगा हेमोग्लोबिन से,
और फिर उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा आरबीसी। ठीक है, तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस मोर स्पेस, ज्यादा स्पेस होता है, एंड प्रेजेंस ऑफ बाइकनकेव शेप, शेप कैसा होता है, बाइकनकेव, सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन धराधर आके बाइंड करता है किसके साथ, हेमोग्लोबिन के साथ। हेमोग्लोबिन की मात्रा भी ज्यादा है क्योंकि न्यूक्लियस है नहीं, तो न्यूक्लियस के स्पेस को कौन लेके रखा है, हेमोग्लोबिन लेके रखा है, ज्यादा हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड प्रेजेंस ऑफ बाइकनकेव शेप, मोर हेमोग्लोबिन कैन बी फिल्ड इन मेच्योर आरबीसी। बाइकनकेव शेप है, सरफेस एरिया ज्यादा है। ठीक है, चलिए, इन मेच्योर आरबीसी, एक मेच्योर आरबीसी की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट। तो उसके जगह पे एंडोस्केलेटन, जो एंडोस्केलेटन होता है हमारे आरबीसी का, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन नेटवर्क कॉल्ड स्ट्रोमैटिन। ठीक है, और ये स्ट्रोमैटिन जो होता है, ये जो स्ट्रक्चरल जो फॉर्म है, स्ट्रक्चर जो है आरबीसी का, उसको मेंटेन रखने का काम करता है। ठीक है, जो एंडोस्केलेटन है, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन नेटवर्क कॉल्ड स्ट्रोमैटिन विच मेंटेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी। ठीक है, और ये जो स्ट्रोमैटिन होते हैं, ये एक स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन होता है, स्पंजी होता है। तो स्पंजी होने के कारण क्या होता है ना, ड्यू टू स्पंजी साइटोस्केलेटन ऑफ आरबीसी एंड फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आरबीसी का कैसा है, फ्लेक्सिबल है। तो सॉरी, ड्यू टू स्पंजी साइटोस्केलेटन एंड फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आरबीसी जिसका साइज होता है 7.5 माइक्रोन, कैन पास थ्रू लेस डायमीटर ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जिसका साइज होता है 5 माइक्रोन। ब्लड कैपिलरीज का साइज कितना है, 5 माइक्रोन, और इससे पास हो रही है आरबीसी जिसका साइज है 7.5 माइक्रोन। अरे 5 माइक्रोन वाले कैपिलरी से 7.5 माइक्रोन वाला आरबीसी कैसे पास हो रहा है, क्योंकि ये जो आरबीसी है ना, ये क्या है, इसका जो साइटोस्केलेटन है स्पंजी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है। तो ठीक है, तो किसी तरीके से ये क्या करते हैं, देखो ये देखो यहाँ पे ये ब्लड कैपिलरी से कैसे पास हो रहे हैं। ओके, तो ये पास हो जाते हैं, तो इसमें एक फायदा मिलता है। ओके, ड्यू टू स्पंजी साइटोस्केलेटन ऑन फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो इतने बड़े बड़े साइज के आरबीसी है, ये भी आराम से लेस डायमीटर जो होता है ब्लड कैपिलरीज का, वहां से आसानी से पास हो जाता है। तो ये एक फायदा है स्ट्रोमैटिन का, जो कि उसके साइटोस्केलेटन को कैसा कर देता है, स्पंजी कर देता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, याद याद रखिएगा, आरबीसी का साइज यहाँ पे 7.5 माइक्रोन, तो आपको साइज भी याद रहेगा आरबीसी का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड डोनेंस मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है आरबीसी का, उसके लिए हम एक नाम यूज करते हैं, डोनेंस मेम्ब्रेन। इट इज हाईली परमिएबल टू सम आयंस लाइक क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयंस, एंड इम्परमिएबल टू सोडियम एंड पोटेशियम आयन। ठीक है, इट इज कॉल्ड डोनेंस फिनोमेना। डोनेंस साहब ने एक बात बताई थी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आरबीसी का, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये कुछ आयंस के लिए परमिएबल होता है, कुछ आयंस के लिए इम्परमिएबल होता है, यानी कि सिलेक्टिवली परमिएबल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो कि इस बात को उन्होंने साबित की थी, इस फिनोमेना को नाम रख दिया गया डोनन फिनोमेना। डोनन जी ने इस बात को बताया था, और उसी बेसिस पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आरबीसी का, हम इसे डोनन्स मेम्ब्रेन कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये हाईली परमिएबल होता है टू सम आयंस, जैसे कि क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयंस, एंड इम्परमिएबल होता है टू सोडियम एंड पोटेशियम आयन। इज कॉल्ड डोनेंस फिनोमेना, और इसी फिनोमेना के बेसिस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड डोनेंस मेम्ब्रेन। In mature RBC, other cell organelle like mitochondria, endoplasmic reticulum and Golgi complex are also absent। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो हमें पता ही एब्सेंट होता है, अभी हमने देखा। साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होगा, न्यूक्लियस तो एब्सेंट होता ही है, इन्यूक्लिएटेड गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी एब्सेंट होते हैं। तो जितना कम ऑर्गेनेल होगा, उतना ज्यादा स्पेस होगा आरबीसी में, और उतना ज्यादा क्या होगा बताओ, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, उतना ज्यादा ऑक्सीजन की बाइंडिंग होगी, उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा। ये देख, ये जो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसी के अंदर, और यहाँ पे आपको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आरबीसी का, इसे क्या कहते हैं, डोनेंस मेम्ब्रेन। देखो ऊपर से भी कनकेव है, नीचे से भी कनकेव है, बाय कनकेव। ओके, तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन आरबीसी। देखो आरबीसी के अंदर भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, और आरबीसी को वहां से एनर्जी मिलेगा। लेकिन आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो क्रेब्स साइकिल्स नहीं चलेगा। ठीक है, क्रेब्स साइकिल तो एरोबिक रेस्पिरेशन के समय चलता है, क्योंकि क्रेब्स साइकिल का एंजाइम ही एब्सेंट है आरबीसी के अंदर, क्योंकि आरबीसी के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्रेब्स साइकिल चलता है। राइट, अब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्रेब्स साइकिल ही नहीं चलेगा, यानी कि क्रेब्स साइकिल का एंजाइम ही नहीं है, तो कैसे चलेगा क्रेब्स साइकिल। तो इस
जो हमारा ये जो आरबीसी है इसके अंदर क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, फिर आगे एनारोबिक रेस्पिरेशन चलता है और उसी से उसको हमारे आरबीसी को एनर्जी मिलता है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट्स, मैं तब से हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन बोलते जा रहा हूँ, अब हेमोग्लोबिन की बात करते हैं। तो हेमोग्लोबिन जो होता है, इन ईच आरबीसी 26.5 करोड़ मॉलिक्यूल्स ऑफ हेमोग्लोबिन आर प्रेजेंट। हाँ साहब, देख रहे हो, एक आरबीसी के अंदर 26.5 करोड़ मॉलिक्यूल्स ऑफ हेमोग्लोबिन होता है। नॉर्मल हेमोग्लोबिन की बात करें, एक नॉर्मल हेमोग्लोबिन लेवल की बात करें ब्लड में, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में, तो 12 से 16 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन होता है इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, ये नॉर्मल हेमोग्लोबिन का लेवल। 12 टू 16 ग्राम हेमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा ऊपर नीचे होने से कुछ डिसऑर्डर्स की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो चेक कराते रहिएगा अपना हेमोग्लोबिन लेवल। नॉर्मल कितना होता है, 12 टू 16 ग्राम हेमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। इट इज कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स। हेमोग्लोबिन जो होता है ये दो कंपोनेंट्स का बना होता है, एक हीम, दूसरा ग्लोबिन। हीम जो होता है ये 5% हिस्सा होता है हेमोग्लोबिन का, और ग्लोबिन जो होता है ये 95% प्रोटीनियस पार्ट होता है हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का। ये देखो, ये देखो, ये आपका क्या है, हेमोग्लोबिन। ओके, अरे सॉरी, हाँ ये आपका क्या है, हेमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल है। ये रहा हीम पार्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हीम पार्ट। और ये आपको यहाँ बीटा चेन एंड अल्फा चेन दिख रहे होंगे, जो कि क्या होते हैं, प्रोटीन पार्ट होते हैं, ग्लोबिन होते हैं, यही ग्लोबिन होते हैं। बीटा चेन एंड अल्फा चेन आर द ग्लोबिन पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन, जो कि 95% पार्ट होता है। ओके, और ये प्रोटीनियस पार्ट होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं। ठीक है, ये देखो, ये दो बीटा चेन है और दो अल्फा चेन। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे हीम प्रेजेंट है, यहाँ पे देखो हीम है। ऑलराइट, हीम पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। जो हेमोग्लोबिन का हीम पार्ट है ना, इट कंसिस्ट ऑफ आयरन एंड पोरफायरिन। ठीक है, 5% बनाता है हेमोग्लोबिन का, कौन, हीम पार्ट। और ये जो हीम पार्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ आयरन एंड पोरफायरिन। पोरफायरिन इज अ पिगमेंट। याद रखिएगा, इन हेमोग्लोबिन आयरन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फेरस आयन, Fe+2 के फॉर्म में आयरन प्रेजेंट होता है। देखो मैं आपको जूम करके समझाता हूँ, थोड़ा इस तरफ आ जाता हूँ। ये आपके पास हेमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल है, हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। यहाँ पे ये जो हीम पार्ट है ना, हीम पार्ट इट कंसिस्ट ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन एंड पोरफायरिन पिगमेंट। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से देखो, यहाँ पे ये आयरन प्रेजेंट है हीम पार्ट में, और ये जो आयरन है, ये देखो यहाँ पे ये जो हीम पार्ट है, यहाँ पे ये आयरन प्रेजेंट है। ये आयरन किस फॉर्म में होता है, फेरस आयन के फॉर्म में, Fe+2 के फॉर्म में। ओके, चलो वापस आ जाते अपनी जगह पे। अब सुनिए, आगे देखिए, जो ग्लोबिन पार्ट होता है, ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। जो ग्लोबिन पार्ट होता है, जो कि 95% पार्ट होता है, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। तो मैं कह सकता हूँ पॉलीपेप्टाइड चेन आर ऑफ 4 टाइप्स। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन आर ऑफ 4 टाइप्स। ओके, ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, एंड पॉलीपेप्टाइड चेन आर ऑफ 4 टाइप्स। एक तो है अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, जो कि 141 अमाइनो एसिड एसिड रेसिड्यूज का बना होता है। 141 अमाइनो एसिड्स का बना होता है, कौन, अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन। बात समझ में आ रही है ना, जो ग्लोबिन पार्ट है, ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। तो हम कह सकते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन जो होंगे वो 4 टाइप्स के होते हैं। अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन एक होता है, जो कि 141 अमाइनो एसिड का बना हुआ है। बीटा, गामा एंड डेल्टा, पहला तो ये, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, चौथा डेल्टा पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये जो बीटा, गामा, डेल्टा होते हैं, ये कितने अमीनो एसिड के, 146 अमीनो एसिड्स के बने होते हैं रेस्पेक्टिवली। ओके, चलिए, तो अल्फा कितना का बना है, 141, बीटा कितना का बना है, 146, गामा कितना का बना है, 146, डेल्टा कितना का बना है, 146 अमीनो एसिड का। ओके, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आगे जो आपको बात ध्यान रखना है हेमोग्लोबिन के अंदर, वो ये कि ऑन द बेसिस ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ 4 टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, 3 टाइप्स ऑफ हेमोग्लोबिन आर फॉर्म्ड इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर आपको 3 तरह के हेमोग्लोबिन देखने को मिलेंगे, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। पहला है हेमोग्लोबिन A1,
ये अडल्ट हेमोग्लोबिन है, आपको अडल्ट में देखने को मिलेगा। मैक्सिमम सबसे ज्यादा यही हेमोग्लोबिन पाया जाता है, अडल्ट हेमोग्लोबिन, जो कि बना होता है दो अल्फा और दो बीटा चेन। ठीक है, यानी कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का तो बना होता है एक ग्लोबिन पार्ट। ठीक है, और HbA1 हेमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन पार्ट है वो भी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना है, जिसमें से दो अल्फा है, दो बीटा है। ठीक है, अल्फा दो है, बीटा दो चेन है। ये देख, ये जो तब से हम लोग जो देख रहे हैं ना, ये वाला ये वाला जो तब से हम लोग देख रहे हैं, ये कौन सा बताओ, कौन सा हेमोग्लोबिन? हेमोग्लोबिन A1 है ना। इसमें देखो दो बीटा चेन है, दो बीटा चेन और दो अल्फा चेन है, दो अल्फा चेन है। ठीक है, तो टोटल कितना, दो ये दो ये। तो एक हेमोग्लोबिन में कितने पॉलीपेप्टाइड के चेन होते हैं? 4 होते हैं। ओके, अब देखो, अगला मैं बात करूं। हाँ, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, HbA1 हेमोग्लोबिन है ये। अगला होता है हेमोग्लोबिन A2। ये भी अडल्ट में पाया जाता है, अडल्ट हेमोग्लोबिन 2 इसे हम कहते हैं, HbA2। इसमें आपको दो अल्फा देखने को मिलेगा, दो पॉलीपेप्टाइड चेन तो अल्फा का होगा और दो होगा किसका, डेल्टा का। अल्फा का दो, डेल्टा का टू। ठीक। नेक्स्ट होता है फीटल हेमोग्लोबिन, जो फीटल बेबीज जो होते हैं, फीटस होते हैं, उनमें आपको देखने को मिलेगा फीटल हेमोग्लोबिन, HbF। ठीक है, इसमें आपको 4 पॉलीपेप्टाइड चेन देखने को मिलेंगे, दो अल्फा के और दो गामा के। तो हीम पार्ट जो होता है ये किसका बना होता है? आयरन भी Fe+2। ओके, आयरन एंड पोरफायरिन पिगमेंट। और ग्लोबिन जो होता है वो बना होता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। और इन ऑन द बेसिस ऑफ दिस 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, 3 टाइप्स ऑफ हेमोग्लोबिन आर फॉर्म्ड इन ह्यूमन। HbA1 में दो अल्फा दो बीटा होगा, HbA2 में दो अल्फा दो डेल्टा होगा, HbF में दो अल्फा दो गामा हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हेमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा, और ये लेक्चर यहीं पे होता है समाप्त। आगे फिर हम रेड ब्लड सेल को कंटिन्यू करने वाले, इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे, कुछ और बातें हैं। तो मिलता हूं मैं आपसे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।